हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के सिलेबस के अंतर्गत यूनिट 1 के अंतर्गत एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका एक पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में बहुत सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उस पार्ट को अगर आपने अभी नहीं देखा है तो देख लीजिए, तभी आपको सेकंड पार्ट और उसका नोट्स बनाने में आसानी हो पाएगी, ताकि आप पूरा जो प्रोसेस है, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे ढंग से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। कागज कलम कॉपी लेकर के बैठ जाएं, जिससे कि आप नोट्स को बना पाएं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर पाएं। आगे देखिए, बात करेंगे, लेक्चर की स्टार्टिंग करेंगे। हम लोगों ने अभी तक आप लोगों ने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत सारी बातचीत की है। उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, कुछ जेनेरिक इंफॉर्मेशंस के बारे में बात की थी, और आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बात करने वाले हैं। ये बात आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, उसमें स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है, उसका कॉम्पोजिशन कैसा होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। इन तीनों चीजों को समझाने के लिए, यानी कि उसके स्ट्रक्चर, उसके कॉम्पोजिशन और उसके फंक्शन को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा कुछ मॉडल्स दिए गए हैं। उन मॉडल्स को एक एक करके हमको समझना है, पढ़ना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडल्स। तो ये पहला मॉडल इसमें हम लोगों को पढ़ना है लिपिड बाइलेयर मॉडल, दूसरा है सैंडविच मॉडल, तीसरा है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इन चारों मॉडल्स के ऊपर आज हम लोगों को बात करनी है, हमको पढ़ना है चारों मॉडल्स को। और इनमें से जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये कई बार डायरेक्टली पूछा गया है और सेपरेट करके पूछा गया है, और अगर जो है आपका पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें ये चारों जो मॉडल्स हैं वो आपको मेंशन करने ही होते हैं, तभी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मॉडल है दिया गया है लिपिड बाइलेयर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिपिड बाइलेयर मॉडल की बात सबसे पहले हम लोग करेंगे। लिपिड बाइलेयर मॉडल जो है ओवरटन ने 1900 में दिया था। 1902 में जो ओवरटन नाम के साइंटिस्ट हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित इन्होंने बहुत सारा एनालिसिस किया हुआ है, उन्होंने इस मॉडल को प्रस्तुत किया था। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया लिपिड बाइलेयर मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुख्य रूप से फास्फोलिपिड की 2 लेयर्स से बनी होती है। उन्होंने बताया कि जो लिपिड बाइलेयर मॉडल है, इसमें उन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फास्फोलिपिड की 2 परतों के द्वारा, 2 लेयर्स के द्वारा बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, जिसमें उन्होंने क्या कहा, प्रत्येक फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और तथा 2 हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स होती हैं। यह मॉडल सेल मेम्ब्रेन की मूल स्ट्रक्चर को स्पष्ट करता है। इन्होंने बताया, जो आपके ओवरटन साहब हैं, इन्होंने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में फास्फोलिपिड्स होते हैं, उसमें जो है एक पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफिलिक हेड के रूप में होता है और एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है। और हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का मतलब अभी आप स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे कि क्या है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि अभी हम लोग जब स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। तो यहां पर आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि इसमें फास्फोलिपिड की 2 लेयर्स का बना हुआ ये स्ट्रक्चर होता है जो इस मॉडल में बताया गया है, और इसमें जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होती है उनमें एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और एक हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड की टेल होती है।
ठीक है, या कह सकते हैं हाइड्रोफोबिक टेल होती है, ये बात ध्यान रखनी है। आगे देखिए बताया गया है कि हाइड्रोफोबिक हेड सेल के बाहर एक कोशिका द्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं की ओर रहते हैं, क्योंकि दोनों ओर एक्वेटिक मीडियम होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक जो भाग होता है, दैट मीन जो हेड वाला रीजन होता है वो कोशिका के बाहर होता है, तथा कोशिका द्रव्य जो साइटोप्लाज्म की ओर होता है वो, और वो दोनों तरफ से यानी कि बाहरी और इंटरनली दोनों साइड से क्या होता है, पानी होता है, उसके दोनों साइड में क्या होता है, एक्वेटिक मीडियम हो सकता है या होता है। आगे देखिए बताया गया है कि हाइड्रोफोबिक टेल बीच में एक दूसरे की ओर रहते हैं, जिससे झिल्ली का मध्य भाग जल विकर्षित बनता है। यानी कि ऊपर क्या होता है, ऊपर मान लीजिए ये हेड होता है और नीचे टेल्स होती हैं। अभी आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आया, ये हेड होता है, नीचे टेल्स होती हैं। तो ये वाला जो भाग होता है, इस जो हेड वाला है, ये क्या होता है, पानी के कांटेक्ट में होता है, और ये जो टेल वाले रीजन्स होते हैं ये क्या होते हैं, पानी के कांटेक्ट में नहीं होते हैं। आगे देखिए बताया गया है कि झिल्ली की थिकनेस लगभग 7 to 10 नैनोमीटर होती है। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो कितनी होती है, 7 to 10 नैनोमीटर के आसपास होती है बच्चा। आगे देखिए क्या बात की गई है, बताया गया है यह सिलेक्टिव परमिएबल होती हैं, अर्थात केवल कुछ पदार्थों को ही अंदर बाहर जाने देती हैं। सिलेक्टिव परमिएबल वर्ड अभी कई बार आएगा, आप समझेंगे कि सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है कि ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को प्लांट सेल के अंदर आने देती है और जाने देती है, सिलेक्टिव चीजों को, उसको हम लोग कह देते हैं सिलेक्टिव परमिएबल। आगे देखिए बताया गया है छोटे एवं वसा में घुलनशील यानी कि लिक्विड सॉल्युबल सब्सटेंसेस पदार्थ जो होते हैं आसानी से झिल्ली को पार कर सकते हैं। और आपने अगर पहले लेक्चर को इसके लिया हुआ है तो आपको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका जो मेन कंपोनेंट होता है, उसके केमिकल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा है वो क्या होता है, लिपिड होता है। तो लिपिड के साथ जो फ्रेंडली बिहेवियर वाले कंपोनेंट होते हैं वो उसको आसानी से क्रॉस कर पाते हैं, आसानी से उसको क्या कर पाते हैं बच्चा, क्रॉस कर पाते हैं। आगे देखिए क्या बताया गया है, आगे देखिए इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। मैंने आपको बताया है कि जो बाइलेयर मॉडल है, जो यहां पर लिखा हुआ है लिपिड बाइलेयर जो मॉडल है, उसमें फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स होती हैं। अब देखिए यहां पर कौन सी 2 लेयर्स हैं, ये देखिए, ये एक लेयर हो गई, इसको हम लोग ऐसे कर दें तो समझ में आएगा, ये एक ऊपर वाली लेयर हो गई बच्चा, और एक ये जो है नीचे वाली लेयर हो गई। ये क्या है, 2 प्रकार की लेयर हैं। और दोनों लेयर में क्या होता है, एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है। ये देखिए, ये जो रीजन आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक हेड, और इसके नीचे से ये जो स्ट्रक्चर लगी हुई हैं ये ऐसी होती हैं। ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है और इस तरीके से ये टेल्स ऐसे जुड़ी होती हैं, इस तरीके से जो क्या होती हैं वो टेल्स ऐसे ऐसे जुड़ी होती हैं। तो हेड हो जाता है और ये दोनों रीजन्स क्या हो जाते हैं, ये टेल होती हैं। क्या होती हैं, टेल हो जाती हैं। तो प्रत्येक हेड के साथ में 2 टेल जुड़ी होती हैं, ठीक है ना। अब आपके मन में ये ख्याल आना चाहिए कि जो हाइड्रोफिलिक होता है इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए हाइड्रोफिलिक का मतलब यहां पर लिखा हुआ है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फिलिक का मतलब होता है लिविंग, लविंग, यानी कि ऐसा पार्ट जो वाटर को प्यार करता है, लव करता है, उसको कह देते हैं हाइड्रोफिलिक। यानी कि जब ये वाटर इसके पास में आता है तो वो इसके साथ में फ्रेंडली बिहेवियर हो जाता है, इसको आसपास आने देता है, क्रॉस करने देता है, ठीक है ना, इसको अपने पास कम से कम आने तो देता है। और दोनों तरफ हाइड्रोफिलिक हेड होता है, तो ये पानी के वाटर के कांटेक्ट में होता है हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है ना बच्चा। ये हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है वो वाटर के कांटेक्ट में होता है और वाटर के साथ में लविंग बिहेवियर में होता है, फ्रेंडली बिहेवियर में होता है। दूसरा एक पार्ट होता है बेटा हाइड्रोफोबिक टेल।
हाइड्रोफोबिक जो टेल होता है, देखिए ये टेल्स हैं, ये देखिए ऐसे जुड़ी हुई हैं, क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं। ये क्या होती हैं, ये कैसे नेचर को शो करती हैं, वाटर, फियर ऑफ वाटर, यानी कि हाइड्रो का मतलब वाटर हो जाता है और फोबिक का मतलब होता है फियर। ये वाटर से डरती हैं या वाटर के साथ इनका फ्रेंडली बिहेवियर नहीं होता है। तो ऊपर टेल हेड रीजन होता है और उनके बीच में क्या होता है, टेल रीजन पे होता है। तो टेल वाले रीजन में वाटर नहीं पहुंचता है और हेड वाले रीजन में वाटर कांटेक्ट में रहता है। और एक तरफ से साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में, साइटोप्लाज्म में भी वाटर होता है, तो यहां पर भी जो हेड होता है पानी के कांटेक्ट में होता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाला जो रीजन, बाहरी रीजन होता है, यहां से भी हेड वाला रीजन वाटर के कांटेक्ट में होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बाइलेयर मॉडल है उसमें फास्फोलिपिड की 2 लेयर्स होती हैं। उन 2 लेयर्स में एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है, और उनका बिहेवियर आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आपके मॉडल के ऊपर बात करते हैं जिसका नाम है सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सैंडविच मॉडल है उसके ऊपर बात करेंगे। क्या बताया गया है इसमें बच्चा, इसमें देखिए बताया गया है कि जो सैंडविच मॉडल को ह्यूग डेविसन और जेम्स डेनियल ने 1935 यानी कि 1935 में प्रस्तुत किया था। इस मॉडल को प्रोटीन लिपिड प्रोटीन यानी कि पीएलपी मॉडल भी कहा जाता है। यानी कि इस मॉडल को क्या कहा जाता है, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल के नाम से भी इसको जानते हैं। अभी आप 1 मिनट में समझ जाएंगे कि सैंडविच मॉडल इसको क्यों कहा गया। देखिए बताया गया है कि इस मॉडल के अनुसार बीच में लिपिड यानी कि जिसकी बात की जाती है फास्फोलिपिड की लिपिड बाइलेयर तथा उसके दोनों ओर प्रोटीन्स की लेयर से बनी होती है। यानी कि जो अभी आप लोगों ने देखी फास्फोलिपिड की जो 2 लेयर्स थी, उनके भी दोनों तरफ क्या होता है, प्रोटीन की लेयर होती है। प्रोटीन की 2 लेयर लिपिड लेयर को ऐसे ढकती हैं जैसे सैंडविच में ब्रेड की 2 स्लाइड बीच में फिलिंग को ढकती हैं, इसलिए इसे सैंडविच मॉडल कहा जाता है। अगर आप में से किसी ने भी सैंडविच खाया है, और मैं समझता हूं सभी ने खाया है, सैंडविच में क्या होता है, जो ब्रेड होते हैं उन ब्रेड के बीच में क्या होता है, बहुत सारी चीजें, आलू है, प्याज है, टमाटर है, वो सारी चीजें भर दी जाती हैं, उनके ऊपर ब्रेड दोनों साइड से लगा हुआ होता है। तो ऐसे ही बच्चा क्या होता है, यहां पर आप अभी डायग्राम के बेस पर समझेंगे कि ये तो क्या हो गया, ये देखिए वैसे तो पूरा मॉडल वही, हाइड्रोफिलिक हेड हो गया, हाइड्रोफोबिक टेल्स हो गई, हाइड्रोफिलिक हेड हो गया, हाइड्रोफोबिक टेल्स हो गई, लेकिन इनके दोनों ओर देखिए बच्चा, इसमें दोनों ओर क्या है, प्रोटीन लेयर, ऊपर भी प्रोटीन लेयर पाई जा रही है और नीचे भी प्रोटीन लेयर पाई जा रही है, ठीक है ना। और ये प्रोटीन लेयर क्या है, साइटोप्लाज्म में यानी कि कोशिका द्रव्य के पास में है, नीचे की ओर है। और ये क्या है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के पास में यानी कि बाहरी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। अब आपने अगर इसकी हम लोग सैंडविच से तुलना करें तो क्या करेंगे भैया जी, ये मान लीजिए ये एक ब्रेड है ऊपर वाला, ये नीचे वाला है दूसरा ब्रेड है, इसके बीच में ये देखिए यहाँ पर आलू लगा हुआ है, ब्रेड टमाटर है, प्याज है, सारी चीजें लगी हुई हैं। तो इस मॉडल की तुलना किससे करी गई है, सैंडविच से करी गई है। क्यों करी गई है, क्योंकि इसमें फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर होती है उनके दोनों साइड में प्रोटीन की एक लेयर होती है, और वो प्रोटीन की जो लेयर दोनों तरफ होती है वो इसको इस प्रकार से ढकती है जैसे सैंडविच अपने अंदर भरे हुए मटेरियल्स को ढकता है। समझ में आपको सारी चीजें आ रही होंगी, और ये मॉडल यहीं तक सीमित है, छोटा सा मॉडल है। आगे देखिए, आगे हम लोग देखिए बात कर लेते हैं, आगे क्या बताया गया है। आगे बताया गया है कि तीसरा जो मॉडल है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा मॉडल है ये बच्चा। और ये सारे मॉडल्स आप चुटकियों में याद कर सकते हैं, अगर आप इंडियंस बायोलॉजी हब पर जुड़े हुए हैं तो यूं
चुटकियों में सारी चीजें याद हो जाएंगी आपको, सिर्फ आपको लेक्चर को देखना है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें बच्चा बताया गया है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को जेम्स डेविड रॉबर्टसन ने 1959 यानी कि 1959 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत किया। ठीक है, 1959 में इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा इस मॉडल को प्रस्तुत किया है, उसके बेस पर यानी कि उसका हेल्प कर लेकर के इसको प्रस्तुत किया है। इस मॉडल में क्या बताया गया बच्चा कि इस मॉडल के अनुसार सभी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन की कॉमन स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसे यूनिट मेम्ब्रेन यानी कि एक समान झिल्ली कहा गया। ठीक है, अब ये तो बहुत सीधा सा मॉडल है। इसमें क्या कहा गया है बच्चा कि इसमें कहा गया है कि जब रॉबर्टसन साहब ने माइक्रोस्कोप की हेल्प से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एनालाइज किया, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को एनालाइज किया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को एनालाइज किया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन को एनालाइज किया। ये सारे के सारे बच्चा सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं। तो उन्होंने क्या पाया कि इनकी जो मेम्ब्रेन है, इनकी जो झिल्ली है वो एक समान प्रकार की है, एक जैसी है। इस कारण इन्होंने इस मॉडल को क्या नाम दे दिया बच्चा, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट का मतलब होता है समान या इकाई या एक समान मॉडल जैसा है, तो इस कारण इन्होंने इस मॉडल का नाम दे दिया एक समान झिल्ली। कि इन्होंने कहा कि जैसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो झिल्ली है वही झिल्ली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में भी है, वैसी ही झिल्ली है, वैसी न्यूक्लियस में भी है, वैसी ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है। तो ये मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहलाता है। हालांकि ये जो मॉडल्स हैं ये इतने पॉपुलर और इतने रिलायबल नहीं माने जाते हैं। अब जो हम लोग फाइनली जो पढ़ने वाले हैं मॉडल, वो सबसे फेमस, सबसे रिलायबल मॉडल माना जाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्टडी है वो भी एक कह सकते हैं कि एक सीक्वेंशियल प्रोसेस में की गई स्टडी है, यानी कि कई साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ कुछ चीजों को एनालाइज किया, बताया, तो एक फाइनली धीरे धीरे इंफॉर्मेशन इकट्ठा होती चली गई, तो एक फाइनली चीजें समझने में और एनालाइज करने में और उसको एक्सप्लेन करने में आसानी होती चली गई। भाई पहले कुछ चीजें जानकारी हुई, उसके बाद नई जानकारियां हुई, तो इस तरीके से फाइनली जो हम लोग एक मॉडल पढ़ते हैं जिसका नाम है बच्चा, जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिलायबल है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला मॉडल है, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें बच्चा क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है, और ध्यान रखिए इस मॉडल में भी वही सारी चीजें मेंशन की गई हैं जो पुराने मॉडल्स में कई सारे साइंटिस्टों ने बता के रखी हैं, लेकिन कुछ बातें इसमें स्पेसिफिक बताई गई हैं जो सारे मॉडल्स में नहीं थी। देखिए क्या बताया गया है इसमें, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन की सरफेस और फंक्शन को समझाने वाला सबसे एक्सेप्टेबल यानी कि सबसे ज्यादा अच्छा रिलायबल मॉडल है। इसे 1972 में एस जोनाथन सिंगर और गर्थ ले निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। यानी कि इनका नाम आप देखेंगे कभी कभी क्या लिखा मिलता है, सिंगर एंड निकोलसन, डायरेक्ट लिखा मिलता है सिंगर एंड निकोलसन। तो इस मॉडल को सिंगर एंड निकोलसन साहब ने दिया था, 1972 में दिया था। और इसमें इन्होंने क्या बताया, एक एक चीज बच्चा समझते हुए चलिए, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इन्होंने इसमें क्या बताया, इन्होंने बताया कि इस मॉडल में फ्लूइड का अर्थ है कि लिपिड और अधिकांश प्रोटीन मेम्ब्रेन्स में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। यानी कि इसमें इस मॉडल में एक वर्ड आया है फ्लूइड, और फ्लूइड का मतलब होता है तरलता से, तरलता से। तो इसमें आपको पता है कि जो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है और फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स होती हैं। और उस फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स में क्या होता है, कई सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो या कोई अन्य कंपोनेंट वो हो सकता है, वो क्या होता है, मूवमेंट करता रहता है। उस फॉस्फोलिपिड के लेयर के बीच में ही वो क्या होता है, लिक्विडिटी होती है, वहां पर सारे जो कंपोनेंट होते हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं। और मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि वहां पर चीजें तरल स्टेज में होती है, लिक्विड स्टेज में होती हैं, और इतना तरल भी नहीं होता है कि वो फैल जाए, तरल स्टेज में होती हैं। तो इसको वहां से ये वर्ड लिया गया है फ्लूइड, ठीक है ना। कहां से लिया गया है, फ्लूइड का संबंध तरलता के साथ में है। और तरलता क्यों है, क्योंकि बहुत सारे जो कंपोनेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसके अंदर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करते रहते हैं बच्चा। फिर क्या बताया गया है, दूसरा इसमें वर्ड जुड़ा हुआ है मोजेक। मोजेक का क्या अर्थ होता है, मोजेक का अर्थ है कि झिल्ली में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स मोजेक जैसी मिक्स्ड अरेंजमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। अब बेटा मोजेक का मतलब क्या होता है, बहुत ही सरल है मोजेक का अर्थ बच्चा, कि मोजेक का मतलब होता है कि कई सारे कलर, मान लीजिए आपका रूम है, उसमें कई सारे कलर्स हैं, रेड है, पिंक है, ब्लू है, कई सारे कलर्स हैं, और वो कुछ कुछ सीक्वेंसेस में यानी कि छोटी छोटी दूरी पर उनसे पेंट किया गया है। तो आप उस पूरे कलरिंग सिस्टम को कह देंगे कि मोजेक सिस्टम है। कोई एक स्पेसिफिक कलर नहीं है, कई सारे कलर हैं, तो एक जो पैटर्न जो बनता है उस पैटर्न को नाम दे दिया जाता है मोजेक। तो उस पैटर्न को क्या कहा जाता है, मोजेक पैटर्न, क्योंकि उसमें कई सारे कलर मेंशन हो गए हैं। ऐसे ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, आपका जो है फॉस्फोलिपिड्स हैं, कई सारी चीजें हैं, तो वो कुछ कुछ सीक्वेंसेस पर प्रेजेंट होते हैं। तो कैसा अरेंजमेंट बनता है, मोजेक अरेंजमेंट बनता है या मोजेक पैटर्न बनता है। इस कारण ये जो वर्ड है मोजेक वर्ड, वो वहां से आया है, क्योंकि इसमें जो पैटर्न बनता है वो कैसा होता है, मोजेक पैटर्न होता है। ठीक है ना बच्चा। आगे देखिए बात करते हैं। आगे बताया गया है, यह मॉडल बताता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डायनेमिक यानी कि गतिशील और सिलेक्टिवली परमिएबल स्ट्रक्चर है। यह मुख्य रूप से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल तथा कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। अब मैंने बताया कि आपको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक नेचर क्या होता है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती हैं, यानी कि ये सिलेक्ट करती हैं चीजों को कि किन चीजों को सेल के अंदर आना है और किन चीजों को नहीं आना है। तो वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती हैं, और ऐसा बाहर से भी है और अंदर से भी है। ऐसा नहीं सारी चीजें अंदर से ही बाहर निकल सकती हैं, अंदर से भी वो सिलेक्टिविटी करती हैं कि किन चीजों को अंदर से, सेल के अंदर से बाहर जाना चाहिए या बाहरी इन्वायरमेंट से, एक्स्ट्रा सेलुलर जो पार्ट होता है वहां से सारी चीजें कैसे अंदर आए, ये भी डिसाइड करता है। और इनमें आप लोग जानते हैं कि पूरी पूरी फॉस्फोलिपिड लेयर जो होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, प्रोटीन होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि मेनली किसमें पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये तो बात आप जानते हैं पहले से। आगे देखिए बात कर लेते हैं, आगे क्या बताया गया है। इस मॉडल के अनुसार मेम्ब्रेन की मूल स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड की दो परतों यानी कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। आप जानते हैं लिपिड बाइलेयर मॉडल में आपको बताया गया है कि दो लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की, ठीक है ना। तो ये बात तो वहीं से ली गई है, या कह सकते हैं उसी का एक क्या है, बात को रखा गया है। आगे देखिए बताया गया है, प्रत्येक फॉस्फोलिपिड में एक हाइड्रोफोबिक यानी कि जल को जो लव करता है, प्यार करता है, जल से जो प्रिय है, वो एक हेड होता है, तथा दो हाइड्रोफोबिक यानी कि जल विमुख यानी कि जल से जो डरता है या जल से दूर रहता है, वो टेल होती है। ये बात भी आप पहले से पढ़ चुके हैं। तो हाइड्रोफोबिक हेड मेम्ब्रेन की एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस की ओर रहते हैं, जबकि हाइड्रोफोबिक टेल बीच में रहती है। ये भी आप जानते हैं कि हेड जो होता है वो बाहर की ओर साइटोप्लाज्म के अंदर की ओर भी होता है, साइटोप्लाज्म की साइड, और एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा सेलुलर
फ्लूइड होता है उधर भी होता है। और जो टेल वाला रीजन होता है, हाइड्रोफोबिक जो रीजन होता है, वो क्या होता है, वो बीच में होता है, हेड के बीच में होता है, तो वो पानी के कांटेक्ट में नहीं होता है, पानी से उसका कोई प्रेम नहीं है। अगला देखिए, अगली बात क्या बताई गई है बच्चा, कि मेम्ब्रेन में इंट्रीगल यानी कि इंट्रिंसिक जिसको कहा जाता है, प्रोटीन्स और पेरीफेरल जिसको इंट्रिंसिक प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें दो प्रकार की प्रोटीन होती हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं और पेरीफेरल प्रोटीन्स होती हैं। इनका एक नाम इंट्रिंसिक भी कह सकते हैं और एक्सट्रिंसिक भी कह सकते हैं। देखिए क्या बताया गया है कि इंटीग्रल प्रोटीन्स पूरी मेम्ब्रेन को पार करते हैं, पूरी मेम्ब्रेन को ये पार कर सकते हैं और सबस्टेंसेस के ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है, सबस्टेंसेस के जो पदार्थ होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट कराने में ये हेल्प करते हैं बच्चा। कौन से, इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है ना। जबकि पेरीफेरल प्रोटीन्स मेम्ब्रेन की सरफेस पर प्रेजेंट होकर एंजाइम, रिसेप्टर तथा सेल सिग्नलिंग में भाग लेते हैं। अब यहां पर दो प्रकार के जो प्रोटीन्स बताए गए हैं, एक है आपका इंटीग्रल प्रोटीन्स और दूसरा है पेरीफेरल प्रोटीन्स। इंटीग्रल जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, और पेरीफेरल जो प्रोटीन्स होते हैं वो एंजाइम के रूप में, रिसेप्टर के रूप में और सेल की सिग्नलिंग को कराने के लिए, भाई सेल के लिए कोई समस्यात्मक चीजें हो रही हैं तो सिग्नलिंग को देने के लिए भी ये क्या होते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। आगे देखिए क्या बताया गया बच्चा, आगे बताया गया है कि कोलेस्ट्रॉल केवल एनिमल सेल में मेम्ब्रेन में पाया जाता है, और इसका जो एक कंपोनेंट होता है कोलेस्ट्रॉल, वो क्या होता है, वो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी बनाए रखना होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है बच्चा, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि ये फ्लूइडिटी यानी कि तरलता को बनाए रखता है या बनाने में हेल्प करता है, और ये स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आगे देखिए क्या बताया गया बच्चा, आगे बताया गया है कि मेम्ब्रेन की एक्सटर्नल सरफेस पर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि बाहरी जो सतह होती है वहां पर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और जो ग्लाइकोप्रोटीन्स तथा ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में पाए जाते हैं। अब जब कार्बोहाइड्रेट बच्चा, कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड के साथ में जुड़ता है तब उसको ग्लाइकोलिपिड्स कह देते हैं, और जब कार्बोहाइड्रेट किसके साथ में जुड़ता है, प्रोटीन के साथ में जुड़ता है, तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन कह देते हैं। तो देखिए ये क्या करता है, ये सेल रिकॉग्निशन यानी कि सेल को पहचानने में हेल्प करता है, सेल कम्युनिकेशन में, सेल को सेल से इंटरेक्ट कराने में, उसकी बातचीत कराने में हेल्प करता है, तथा इम्यूनिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हर एक कंपोनेंट का, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो, उनका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रोल होता है बेटा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये सारी बातें बताई गई हैं। ऐसे ही नहीं सारी चीजें, सबका एक पर्टिकुलर रोल है, उसकी इंपॉर्टेंस है, तब वो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ये टॉपिक यहां पर कंप्लीट होता है, ये कभी कभी सेपरेटली बच्चा पूछा जाता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आगे देखिए, एक इस पूरे के पूरे टॉपिक की एक लास्ट हेडिंग है, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके कार्य क्या होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा पार्ट जो कि सेल में पाया जाता है, सेल के बाहर पाया जा रहा है, सेल के लिए जरूरी है, तो उसका कुछ ना कुछ फंक्शन जरूर ही है और इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो उन फंक्शंस के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं कि कैसे ये सेल के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहली बात बताई गई है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को बाहरी एनवायरनमेंट से अलग करती है, यह कोशिका के साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य की रक्षा करती है
तथा हार्मफुल सब्सटेंसेस के प्रवेश को रोकने में सहायता करती है। यानी कि जाहिर सी बात है, किसी सेल के चारों ओर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, जो बाहरी इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उससे सेल को क्या करती है, अलग करती है, सेपरेट करती है। भाई ये हाथ है मेरा, तो इधर की चीजें अलग हो गई, इधर की चीजें अलग हो गई, और मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे, ये मान लीजिए अंदर की ओर सेल है, तो सेल को अलग कर रही है कहां से, बाहरी इन्वायरमेंट से। और ये क्या करती है, बहुत सारे हार्मफुल, हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उनको सेल के अंदर इंटर नहीं करने देती है। तो ये सेल को में उसको हार्मफुल पदार्थों के घुसने को रोकती है, जिसके कारण सेल की डायरेक्टली क्या होती है, मदद होती है। दूसरा पॉइंट क्या बताया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, अतः यह केवल एसेंशियल सब्सटेंसेस जैसे कि ऑक्सीजन है, वाटर है, ग्लूकोज है इत्यादि को ही अंदर आने देती है और आवश्यक या हानिकारक पदार्थों को रोकती है। यानी कि मैंने आपको बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, वो सिर्फ उन्हीं चीजों को सेल के अंदर आने देती है जो जरूरी हैं, बिना जरूरत की चीजें, हानिकारक चीजों को वो अंदर आने नहीं देती है बच्चा, ठीक है ना। और मान लीजिए कोई ऐसी चीज आ रही है अंदर जो नुकसान कर सकती है सेल को, तो वो क्यों अंदर आने देगी, इसी कारण तो ही उसका नाम क्या रखा गया है, सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है ना बच्चा। आगे बात करते हैं, आगे क्या बताया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट रिसेप्टर्स प्रोटीन, हार्मोन्स एवं अन्य केमिकल इंडिकेटर्स को पहचानते हैं। इससे कोशिकाएं यानी कि सेल्स एक दूसरे से इंडिकेटर्स का आदान प्रदान करती हैं। अब जाहिर सी बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के सबसे बाहरी परत पर होती, बाहरी लेयर होती है। एनिमल सेल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है कि रिसेप्टर के रूप में एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट बनाने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, यानी कि सेल के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके रूप में भी क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्क करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। आगे देखिए क्या बताया गया बच्चा, आगे बताया गया है कि जो है ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स एवं ग्लाइकोलिपिड सेल्स की पहचान में सहायता करते हैं तथा ये है इम्यूनिटी तथा टिश्यू फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चा, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स को पहचानने में भी हेल्प करता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स को, ग्लाइकोलिपिड्स को पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये इम्यूनिटी प्रदान करता है, किसको, सेल को इम्यूनिटी प्रदान करने का काम करता है। और आपको पता है जब कई सारी सेल्स मिलती हैं तो टिश्यूज बनते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब सेल के साथ में कांटेक्ट में आती, कम्युनिकेशन में आती है, या एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जब जुड़ती है, तो कई सारी जब सेल्स जुड़ जाती हैं तो क्या होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो ये डायरेक्टली टिश्यू के फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं, इम्यूनिटी प्रदान करती हैं किसी भी सेल को, और बहुत सारी अन्य चीजों के रूप में भी वर्क करती हैं। आगे देखिए दो टर्म लिखे हुए हैं बच्चा, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल लार्ज ग्रेन्स तथा या लिक्विड सब्सटेंसेस को अंदर लेती हैं, यानी कि सेल का किसी लार्ज ग्रेन्स को, बड़े साइज के कणों को या लिक्विड सब्सटेंसेस को अपने अंदर लेने की जो प्रक्रिया होती है वो एंडोसाइटोसिस कहलाती है। और एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कि जो सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल्स बन रहे हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ सेल के अंदर बन रहे हैं, या सेक्रीशंस जो होते हैं, या जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, उनको सेल से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको कह देते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में भी क्या हेल्प करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायरेक्टली हेल्प करता है बच्चा। आगे देखिए क्या बताया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका को फिक्स्ड शेप बनाए रखने में सहायता करती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है
किसी भी सेल के आकार को मेंटेन करने में, स्टेबल शेप देने में उसको हेल्प करती है। क्योंकि ये बाहर होती है तो सारी चीजों को कवर अप करती है, तो इसके आधार पर ही सेल का शेप मेंटेन रहता है। आगे देखिए बताया गया है, ये साइटोस्केलेटन से जुड़कर कोशिका को मजबूती प्रदान करती है। तो ये क्या करती है, कोशिका को मजबूती प्रदान करने का काम भी करती है। और एक लास्ट पॉइंट बच्चा बताया गया है कि सेल के अंदर वाटर आयंस तथा अन्य सबस्टेंसेस का बैलेंस बनाए रखते हैं, जिससे सेल की सामान्य क्रियाएं, जिनको होम्योस्टेसिस कहते हैं, सुचारू रूप से चलती रहती हैं। यानी कि बेटा यहां पर क्या बताया गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को भी मेंटेन करने का काम करती है। यानी कि सेल में अंदर आयंस, वाटर की परसेंटेज को मेंटेन करती है, आयंस को मेंटेन करती है, कुछ जो उसके लिए रिक्वायर्ड सबस्टेंसेस है उनको मेंटेन करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ओवरऑल क्या करती है, सेल को मेंटेन करने का भी काम बच्चों करती है। और उसकी जो सामान्य क्रियाएं होती हैं, हर एक सेल अपनी एक सामान्य एक्टिविटी करता ही है, तो उसकी जो सामान्य क्रियाएं होती हैं उनको सही ढंग से कराने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होती है, उसमें डायरेक्टली उसका एक योगदान होता है। तो ये टॉपिक बच्चा यहीं पर खत्म होता है, यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी अगर इस लेक्चर को, दोनों लेक्चर्स को अगर कर लेंगे तो ये जो टॉपिक आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहेगी, एक एक बात आपकी तैयार हो जाएगी। ये दावा है हमारा, हमारी टीम का वादा है कि आपका कोई भी कंफ्यूजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित नहीं रह जाएगा। ध्यान रखें, नोट्स आपको प्रॉपर बनाने हैं, प्रॉपर चीजें आपको लिखनी है, तभी चीजें अच्छे ढंग से प्रॉपरली आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो आई होप आप सभी चीजें समझ गए होंगे और मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में, एक नई अप्रोच के साथ में। ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें और अपना कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।